हेलो एवरीवन, आपका 45 डेज क्रैश कोर्स जेईई मेंस के लिए आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। तो चलिए, काफी इंटरेस्टिंग है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टार्ट करते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ बेसिक सी टर्म्स हमें पढ़नी है। तो चलिए ध्यान देते हैं उन बेसिक सी टर्म्स पर, क्या क्या वो टर्म्स हो सकती हैं और कैसे कैसे हम उन्हें पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम को पढ़ना होगा सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है। व्हाट इज दिस सिस्टम और ये सराउंडिंग क्या है। तो जिस पार्ट पर, मान लीजिए इस पार्ट पर काम चल रहा है तो ये सिस्टम हो गया। इसके अलावा जो भी पार्ट है इस यूनिवर्स का वो सराउंडिंग है। सिंपल सी बात है, सिस्टम जो पार्ट कंसीडरेशन में हो, मतलब जिस पर वर्क हो रहा हो, जो एनालिसिस हो रही है जिस पर, उसे क्या कहेंगे सिस्टम। उसके अलावा जो भी रीजन रहेगा एक्सक्लूडेड सिस्टम, उसे कहेंगे सराउंडिंग। तो ये है सिस्टम और सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग मिलके बनाते हैं यूनिवर्स। ये आपका क्या हो गया, सराउंडिंग। और जब सिस्टम और सराउंडिंग मिल जाते हैं तो बनता है यूनिवर्स। ठीक है। सो चलिए, सिस्टम क्या है, अ रीजन और पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन फॉर एनालिसिस इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, जो पार्ट कंसिडरेशन में है, जिस पर एनालिसिस हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे सिस्टम। इट कैन बी डिफाइंड बाय इट्स बाउंड्रीज विच सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। मतलब एक बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री आप समझ सकते हैं, जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है, सेपरेट करती है। सराउंडिंग क्या है, सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम। सिस्टम से बाहर की सारी चीजें क्या कंसिडर की जाएंगी, सराउंडिंग। सिस्टम के बाहर की सारी चीजें क्या कंसिडर की जाएंगी, सराउंडिंग। तो ये दो बातें हो गई सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में। अब अगर हम सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या है। ठीक है, और कितने टाइप्स हैं। सिस्टम के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि हो गया हमारा क्लोज सिस्टम, हमारा हो गया ओपन सिस्टम, और हमारा हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए इन बातों को समझ लेते हैं थोड़ा ध्यान से। अब पहला सिस्टम मैंने आपको बताया क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड। दूसरा सिस्टम है जी ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। और थर्ड सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। अब क्या है, क्लोज सिस्टम में क्या होगा, ओपन सिस्टम में क्या होगा, और आइसोलेटेड में क्या होगा। दो बातें आपको याद रखनी, एक मैटर और एक एनर्जी। मैटर और एनर्जी। अगर सिर्फ मैटर ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है, मतलब कैसे समझो मैं इस बात को। आप गए किचन में, आपने 1 कप टी रेडी कर लिया अपने लिए, ठीक है जी। आप गए यहां पर दूसरे रूम में, और ये आपकी टेबल है, आपने यहाँ पे अपने चाय के कप को रखा, और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, वो ठंडा। मतलब वहां से आप देख सकते हो जो वेपर्स हैं वो भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इस कप से वेपर्स भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और साथ में ये ठंडा भी हो रहा है। इसका मतलब एनर्जी इसकी कम हो रही है, हीट कम हो रही है। हीट कम हो रही है मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और जो मैटर है वो भी ट्रांसफर हो रहा है। और सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हो, मान लीजिए गैस में आपने कोई बर्तन रख रखा है, उसमें थोड़ा सा पानी है, और उसको आप हीट कर रहे हो नीचे से। ठीक है जी। अब क्या हो रहा है, हीट करने से पानी हीट होने लगेगा, एक टाइम पे वो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप हीट करते रहे उस तरीके से वहां पे वेपर्स बनते जा रहे हैं। मतलब अभी तक आपने उसे क्लोज नहीं किया है, अभी तक वो ओपन है। अभी तक क्या है, ऊपर से ओपन है, क्लोज नहीं किया है। तो दो केसेस यहाँ पे लेते हैं हम। पहला केस ये है कि आपने एक बर्तन लिया, उसमें पानी है, आपने दूसरा बर्तन लिया, उसमें भी पानी है, इसको भी हीट कर रहे हो आप, इसको भी हीट कर रहे हो आप। बस ये जो मान लो बर्नर है, गैस है, आप कुछ भी मान सकते हैं। इस वाले को ऊपर से क्या रखा है आपने, ओपन, मतलब कवर नहीं किया है, और इसको आपने क्या कर दिया, कवर कर दिया है। इसको क्या कर दिया आपने, कवर। एक प्लेट की हेल्प से आपने इसको कर दिया, एक लिड रख दिया, इसके ऊपर कवर कर दिया। ये कवर्ड है। ठीक है जी। अब ये हो गया कवर, और ये है नॉट कवर्ड, मतलब ये ढका हुआ नहीं है और ये ढका हुआ है। तो इसको मैं बोल देता हूं ओपन सिस्टम, ये हमारा हो गया क्लोज सिस्टम, और ये हमारा हो गया ओपन सिस्टम। अब ओपन और क्लोज किस बेसिस पर मैं बोल रहा हूं, देखिए। अगर मान लीजिए आपने इसको गर्म कर लिया, टेम्परेचर मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है इस वाटर का, और इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। क्या यहां से जो वेपर्स आएंगे
वो निकल के बाहर आ जाएंगे? नहीं, क्योंकि वो इस प्लेट पर चिपकते हुए रह जाएंगे और थोड़ी टाइम बाद ठंडे होकर वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। यही तो होगा। मतलब यहां से मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मैंने दो बातें बताई, एक मैटर और एक एनर्जी, एक मैटर और एक एनर्जी। क्या यहां से मैटर ट्रांसफर हो रहा है? आप मुझे बताएं। मैटर ट्रांसफर यहां से नहीं हो रहा है, क्योंकि मैटर जितना है अंदर उतना ही रहेगा। एनर्जी ट्रांसफर होगी, क्योंकि अगर आप इसे हीट करना बंद कर देते हैं तो क्या होगा? हीट करना अगर आप इसे बंद कर देते हैं तो यहां पर ये थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा। अगर ये ठंडा हो रहा है मतलब इसमें हीट का चेंज आ रहा है, टेम्परेचर चेंज आ रहा है। टेम्परेचर चेंज आ रहा है तो डेफिनेटली एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ओपन सिस्टम में क्या होगा? ओपन सिस्टम में ये होगा, ओपन सिस्टम में जो फर्क रहता है वो ये है कि यहां पर आप देख सकते हैं जैसे वेपर्स बनेंगे वो बाहर की तरफ एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में बाहर चले गए, बाहर चले गए, बाहर चले गए। अभी क्या हुआ कि मैटर ट्रांसफर हुआ? बिल्कुल हुआ। आप इसे हीट करते रहे, थोड़ी देर बाद पानी खत्म हो जाएगा, मैटर ट्रांसफर हो रहा है। क्या एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? हाँ, इसको हीट करके मान लो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, आपने इस बर्नर को बंद कर दिया, गैस को बंद कर दिया, गैस को बंद कर दिया तो क्या होगा? आपने हीट करना बंद कर दिया, हीट करना बंद कर दिया तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, क्योंकि ये थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। तो इसका मतलब एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। बिल्कुल ठीक बात। तो यहां पर मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। तो कैसा सिस्टम? ओपन सिस्टम। यहां पर सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो कैसा सिस्टम? क्लोज सिस्टम। और एक थर्ड टाइप का सिस्टम मैंने आपको बताया, आइसोलेटेड सिस्टम। आइडियल सिचुएशन की अगर बात करूं तो आइसोलेटेड सिस्टम 100% वर्क करना चाहिए, बट रियल लाइफ में ये 100% वर्क नहीं करता। जैसे आपने देखे होंगे थर्मस फ्लास्क, ठीक है, जो हमारी बोटल्स होते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील के बोतल ले आते हैं और वो जो थर्मस वाली बोतल होती है वो हमने क्या किया, यहाँ पे पानी रख दिया, उसको क्लोज कर दिया उसके ढक्कन को, तो वो 24 आवर्स तक वो मेंटेन रखते हैं उस टेम्परेचर को। उसके बाद वहां से वो भी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। बट एक्चुअली में आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि जितने टेम्परेचर पे हमने यहाँ पे पानी रखा है, आइडियल सिचुएशन क्या कहती है कि उसी टेम्परेचर पे चाहे हमें 2 दिन बाद देखूं, 4 दिन बाद देखूं, 10 दिन बाद देखूं, 20 दिन बाद देखूं, टेम्परेचर वही मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। अगर एनर्जी ट्रांसफर ना तो अंदर से बाहर जा रही है ना बाहर से अंदर आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी ट्रांसफर हो नहीं रही है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होने का कोई मतलब ही नहीं है। ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा और मैटर भी वहां से ट्रांसफर नहीं होगा। तो जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम की मैं बात करूं, ये जो थर्मस फ्लास्क है ये आइडियल नहीं हो सकता। रियल लाइफ में ये कैसे वेरी करेगा? यहाँ पे कुछ कमी आने लगेगी टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद। एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक ये टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और उसके बाद यहाँ पे टाइम में उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर में कमी आने लगती है। इसका मतलब हुआ मैटर तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। बट एक्चुअल में जो आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगी ना मैटर ट्रांसफर होगा। वो क्या होगा? हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए समझ लेते हैं डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग। तो एग्जांपल्स आप देख चुके हो, अभी डेफिनेशंस देख लेते हैं। क्लोज सिस्टम क्या कहता है? ए सिस्टम दैट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बट नॉट मास विद इट्स सराउंडिंग्स। मतलब सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जाएगी क्लोज सिस्टम में, ओनली एनर्जी ट्रांसफर, नो मैटर ट्रांसफर, नो मैटर या मास ट्रांसफर, ठीक है। मैं इसको क्रॉस भी कर देता हूं। ओपन सिस्टम एकदम ओपन है। सिस्टम दैट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ बोथ एनर्जी एंड मास, मतलब एनर्जी भी जाएगी और मास भी, बोथ एनर्जी एंड मैटर, बोथ एनर्जी एंड मैटर ट्रांसफर, ठीक है। यहां से एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है और यहां से मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है, सिस्टम टू सराउंडिंग। अब आता है आइसोलेटेड सिस्टम, ए सिस्टम दैट डज नॉट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मास विद इट्स सराउंडिंग। मतलब ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो और ना ही यहाँ पे ट्रांसफर होगा क्या? मास। ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना मास ट्रांसफर हो रहा है। अगर कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा तो उसे कैसा सिस्टम कह देते हैं हम? आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है वॉल्स इन ए सिस्टम। सिस्टम में कुछ वॉल्स होती हैं, वो कैसी कैसी हैं? जैसे एक होती है आपकी डायथर्मिक वॉल, एक होती है आपकी एडियाबैटिक वॉल, एक होती है रिजिड वॉल। डायथर्मिक वॉल क्या कहता है? डेफिनेशन देखते हैं, वॉल दैट अलाउज हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। मतलब जो हीट ट्रांसफर को अलाउ करती है उसे कह देते हैं हम डायथर्मिक वॉल। जो सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम, जैसे नॉर्मल कोई बर्तन, उसमें सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम हीट को ट्रांसफर किया जा सकता है, उसे हम कह देते हैं डायथर्मिक वॉल। एडियाबैटिक का मतलब है नो हीट फ्लो,
एडियाबेटिक का मतलब क्या है? नो हीट फ्लो, जैसे वो थर्मस वाली होगी बात, ठीक है। थर्मस जो फ्लास्क होता है उसमें हीट फ्लो नहीं कर सकता, ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर, मतलब ना सिस्टम से सराउंडिंग ना सराउंडिंग से सिस्टम, मतलब ए वॉल दैट डज नॉट अलाउ हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, उसे हम कह देते हैं एडियाबेटिक वॉल। नेक्स्ट आती है रिजिड वॉल। रिजिड वॉल कहती है वॉल दैट डज नॉट अलाउ एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, मतलब वॉल्यूम जो सिस्टम की वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, उसे हम कहते हैं रिजिड वॉल। क्या कहते हैं उसे हम? रिजिड वॉल। चलिए अब कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं वो समझ लेते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अभी एक्सटेंसिव क्या है और इंटेंसिव क्या है, इस वर्ड को ध्यान से समझेंगे। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है, या आप डेफिनेशन देखिए पहले, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द साइज और एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम, एग्जांपल मास, वॉल्यूम, एनर्जी एटसेट्रा। मतलब समझते हैं इसको एग्जांपल से। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये डिपेंड करती है उसके साइज पे, क्वांटिटी पे, नॉट क्वालिटी पे। किस पे डिपेंड करेगी? क्वांटिटी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपने एक कंटेनर में क्या लिया? पानी लिया, ठीक है। अब इस कंटेनर को आपने 2 हाफ कंटेनर्स में डिवाइड कर दिया। मान लीजिए जो पहले इनिशियली आपने लिया था वो 1000 ml था, अब आपने उसको डिवाइड कर दिया 2 कंटेनर्स में। मान लीजिए इक्वली डिवाइड किया तो यहाँ पे 500 आ गया और यहाँ पे 500। क्या वॉल्यूम में कुछ डिवीजन आया है? बिल्कुल आया है। तो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो मान लीजिए 1000 ml जो टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट में रखा हुआ, और सपोज कर लेते हैं कि उस टाइम पर जो टेम्परेचर था वो 30 डिग्री सेल्सियस था। तो क्या इस 500 का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। क्या इसका टेम्परेचर? बिल्कुल इसका भी 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मतलब टेम्परेचर में कोई चीज नहीं आया, बट वॉल्यूम, तो कंटेनर को डिवाइड करने पर वॉल्यूम एक तरीके से जितना हमने जिस अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, इक्वली डिवाइड किया तो 500 हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं साइज पर, एक्सटेंट पर, क्वांटिटी पर। एग्जांपल है जैसे मास, वॉल्यूम, एनर्जी एटसेट्रा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझिए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहती है दे डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज, क्वांटिटी और एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम, जैसे टेम्परेचर, जैसे प्रेशर, जैसे डेंसिटी एटसेट्रा। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब आते हैं इंपॉर्टेंट और ज्यादा बातें। देखिए धीरे धीरे हम बेसिक से इंपॉर्टेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मतलब बेसिक से एडवांस की तरफ। तो बात आती है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। अब ये स्टेट फंक्शन क्या और ये पाथ फंक्शन क्या? जैसे नाम ही बता रहा है, स्टेट मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। पाथ मतलब कौन सा पाथ फॉलो किया उस बात पर डिपेंड करेगा। चलिए इस बात को भी समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल से। स्टेट फंक्शन कहता है कि मैं सिर्फ डिपेंड करूंगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, बट पाथ फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये पाथ पर डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। बिल्कुल ठीक है। और ये डिपेंड कर रहा है पाथ पे, डिपेंड्स ऑन पाथ जो फॉलो किया है उस सिस्टम को अटेंड करने के लिए, उस स्टेट को अटेंड करने के लिए, डिपेंड्स अपॉन पाथ। इस बात को मैं ऐसे समझा सकता हूं, जैसे कि मान लो ये हमारा 6th फ्लोर और ये है हम ग्राउंड पे, ठीक है जी। अब 6th फ्लोर तक आने के 2 तरीके हैं, या तो आप लिफ्ट लीजिए, ये मैंने ली लिफ्ट, या आप स्टेयर से आ जाइए, या हम आ गए स्टेयर से। अब आप मुझे बताइए क्या दोनों केसेस में जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आपने वर्क किया है, जो आपकी एनर्जी डिक्रीज होगी वो सेम होगी? नहीं। लिफ्ट के केस में आपकी एनर्जी कम यूज होगी, स्टेयर्स के केस में आपकी एनर्जी ज्यादा यूज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी है वो क्या है बताइए? वो एक स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। जो मान लो मैं वर्क की बात करता हूँ, चलो वर्क की टर्म में बात करता हूँ, जो वर्क है आपने लिफ्ट वाले केस में ज्यादा किया है या स्टेयर्स वाले केस में ज्यादा किया है या दोनों केस में बराबर किया है बताइए? तो आपको कह सकते हो डेफिनेटली स्टेयर्स में हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, मतलब एक तरीके से स्टेयर्स में ज्यादा वर्क किया है। तो जो वर्क है वो एक तरह से पाथ फंक्शन है, जो पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि आपने जो पाथ लिया है वो किस तरीके से लिया, वो लिफ्ट वाला लिया या स्टेयर्स वाला। बट यहाँ पहुंचने के बाद आपके पास कुछ ना कुछ एनर्जी आई होगी, हाइट पे आने के बाद आती है पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या, क्योंकि हाइट लिफ्ट से भी आप 6th फ्लोर पे पहुंचे हो और स्टेयर से भी आप 6th फ्लोर पे आए हो, तो जो हाइट है दोनों के केस में सेम है। तो इसका मतलब जो एनर्जी वो डिपेंड कर रही है सिर्फ स्टेट पे कि इनिशियल से फाइनल किस तरीके से आए हैं, वो उस बात पे डिपेंड करता है पाथ। ठीक है, चलिए इस बात को समझ लेते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन कहती है स्टेट फंक्शन की, स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट ऑन द पाथ टेकन टू रीच दैट स्टेट। उस स्टेट तक पहुंचने के लिए क्या पाथ लिया गया उस बात पर डिपेंड नहीं करती। कौन नहीं करता? स्टेट फंक्शन। बट
अगर उस बात पे डिपेंड करेगा तो उस फंक्शन को कहेंगे हम पाथ फंक्शन। मान लीजिए यहाँ पर एक गड्ढा हो रखा है और इस गड्ढे में पानी एक बार तो आपने भर दिया, एक बार बारिश आ गई, एक बार कोई थर्ड मेथड लगा दिया। अब गड्ढे में पानी आना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो बारिश से आया या आपने भरा या कोई थर्ड मेथड लग गया, उस बात से मतलब नहीं है। अगर उस बात से मतलब नहीं है तो वो स्टेट फंक्शन, अगर मतलब है कि वो किस तरीके से आया है तो पाथ फंक्शन। ठीक है, अगर पाथ पे डिपेंड करता है तो पाथ फंक्शन, और पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो स्टेट फंक्शन। एग्जांपल जैसे टेम्परेचर, ये एक स्टेट फंक्शन है। टेम्परेचर एक क्या है? स्टेट फंक्शन। इस गड्ढे के पानी का टेम्परेचर मान लीजिए 33 डिग्री सेल्सियस है। अब आप चाहे वो पानी टैंकर से भरें या आप खुद से भरें या बारिश आ जाए या कोई और मेथड लगाएं, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस होगा। पानी का सभी का टेम्परेचर अगर सेम है और इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे है, तो इसका मतलब क्या होगा? 33 होगा इस गड्ढे में भी जो पानी का टेम्परेचर होगा। मतलब टेम्परेचर इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि आपने किस तरीके से भरा है, इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि पानी आया है या नहीं, बस खत्म। प्रेशर, सेम प्रेशर के लिए। इंटरनल एनर्जी, सेम उसके लिए। ये किसके फंक्शन है? स्टेट फंक्शन के। किसके फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। किसके एग्जांपल्स हैं? स्टेट फंक्शन के। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है पाथ फंक्शन। अब ये पाथ फंक्शन क्या है समझिए, बहुत आसान है। मैंने आपको बताया ना, नाम ही बता रहा है, स्टेट फंक्शन सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पर। पाथ फंक्शन डिपेंड करेगा कि वो उस कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है उस सिस्टम की स्टेट को अटेन करने के लिए। तो पाथ फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन हाउ दैट स्टेट इज रीच्ड एंड व्हाट पाथ वाज यूज्ड इज कॉल्ड पाथ फंक्शन, इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। एग्जांपल जैसे हीट, जैसे वर्क। तो मैं आपको बता देता हूं W, Q और C ये हमारे पाथ फंक्शंस हैं। अभी C को भी आप थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। W वर्क हो गया, Q हीट हो गया और C हीट कैपेसिटी होगी। ये हमारे पाथ फंक्शंस हैं, बाकी हमारे स्टेट फंक्शंस होते हैं। तो आपको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में डिफरेंस एकदम क्लियर है। स्टेट फंक्शन जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पर। जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आप समझ सकते हो। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है। मतलब अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट हुए और घूम फिर के इसी पॉइंट पे आ गए तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट 0। बट आपने तो घूमने में मेहनत करी है, आपकी एनर्जी वेस्ट हुई है, आप चलो ही हो या आपने टाइम भी लगाया है, बट डिस्टेंस यहाँ पे 0 नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ तक घूम के जो डिस्टेंस आता है वो मान लो 10 मीटर है, तो आपने 10 मीटर चले हो या 10 मीटर जिस तरीके से भी आप आए हो वो आपने ट्रेवल किया है। ठीक है, दैट इज लाइक ओके। सो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्रोसेस। अब टाइप्स ऑफ प्रोसेस समझ लेते हैं जी। हमारे पास कुछ टाइप्स की प्रोसेस है। पहला टाइप कहता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, टेम्परेचर कर दो कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या कर दो? कांस्टेंट। वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। चलिए डेफिनेशन पे चले जाते हैं। ए प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। थ्रू आउट टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। एडियाबैटिक कहता है नो हीट फ्लो, नो हीट एक्सचेंज, नो हीट फ्लो। A process in which there is no heat exchange of heat between the system and its surrounding, उसे हम क्या कहते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हमने दो प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा अभी तक, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट हमारी आ जाती है आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबारिक में कहता है प्रेशर को कांस्टेंट कर दो। किसको कांस्टेंट? प्रेशर। और आइसोकोरिक में कहेगा वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एक प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, उसे हम कहेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक में कह देंगे प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, उसे हम कह देंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल, ये चार प्रोसेस हमारे पास है। एडियाबैटिक में क्या है? कोई हीट फ्लो नहीं करती। आइसोबारिक में क्या है? आइसोथर्मल में क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोबारिक में क्या है? प्रेशर कांस्टेंट। और आइसोकोरिक में क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इन सभी बातों को हमें अपने माइंड में रखना है ताकि हम इजीली इन बातों को समझ सके और के एग्जांपल्स देख सके। चलिए नेक्स्ट बात पे आते हैं। नेक्स्ट आती है रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। नाम ही बता रहा है आपको, एक प्रोसेस रिवर्सिबल है, एक प्रोसेस इरिवर्सिबल है। पहले समझ लेते हैं डेफिनेशन को, फिर मैं एग्जांपल समझाता हूं। रिवर्सिबल प्रोसेस कहती है एक प्रोसेस इन विच बोथ द सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट कैन रिटर्न टू एग्जैक्टली द स्टेट्स दे वर इन बाय द फॉलोइंग द रिवर्स पाथ। तो रिवर्स पाथ को फॉलो करके वो एग्जैक्टली उसी स्टेट में आ जाएंगे जिस स्टेट में वो थे। ठीक है ना? मान लो ए से बी गए तो बी से ए भी आ जाएंगे वो अपने पाथ को रिवर्स करके। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस इज वन इन विच द सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट कैन नॉट रिटर्न टुगेदर टू एग्जैक्टली द स्टेट दे वर इन। जिस स्टेट में वो एग्जैक्टली थे उस स्टेट में वो नहीं आ पाएंगे। ये किसका केस है? ये केस है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस का। किसका केस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं,
इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस का, मान लीजिए आपने कुछ अरेंजमेंट कर रखी है, उस अरेंजमेंट की थोड़ी थिंकिंग करनी पड़ेगी। देखिए, तो हमारे पास मान लीजिए एक इस टाइप से एक पिस्टन है और ये पिस्टन कनेक्टेड है नीचे। इस पिस्टन पर कुछ हमने सैंड रख दिया, सैंड, बहुत सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ पे रखे हुए हैं। मैं उनको इस कलर से शो कर देता हूं। ठीक, ये हमारे सैंड पार्टिकल्स है। आप बोलिए एक मुट्ठी रेत लेके मैंने यहाँ पे रख दिया, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। ये पिस्टन है, एक्चुअली एक विंग मशीन से कनेक्ट है। जैसे जैसे यहाँ पे मतलब पिस्टन ऊपर नीचे होगा, अगर मैं यहाँ से अमाउंट को हटाऊंगा या ऐड करूंगा, ठीक है। अभी मान लीजिए एक पोजीशन पर सेट है। अभी हुआ क्या, मैंने यहाँ से एकदम से पूरा, मान लीजिए ये एक मुट्ठी रेत था, वो पूरा एक मुट्ठी यहाँ से हटा दिया। हटाते पिस्टन आया ऊपर की तरफ, वजन कम हो गया, वजन रखते फिर नीचे जाएगा, ठीक है। अब मैं वापस से अगर वजन रखूंगा तो पूरा एक मुट्ठी मैंने यहाँ से हटाया, पूरे को अगर मैं वापस रखूं तो फिर भी एक दो पार्टिकल इधर उधर रह जाएंगे, पिस्टन एग्जैक्टली उस पोजीशन पर नहीं पहुंच पाएगा। इसको बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ से किसी भी तरीके से सिर्फ एक पार्टिकल को उठाया, इस एक पार्टिकल, ये 1 सैंड पार्टिकल, ये है 1 सैंड पार्टिकल, एक पार्टिकल को हटाया और जैसे हटाया है पिस्टन ऊपर आया और जैसे रख दिया पिस्टन नीचे गया। फिर एक और पार्टिकल हटाया, ऊपर आया, फिर रख दिया, फिर नीचे गया, फिर एक और पार्टिकल हटाया, ऊपर आ गया, फिर रख दिया, फिर नीचे आ गया। मतलब मैं इस तरीके से इनफाइनाइटली तरीके से एग्जैक्टली उसी पोजीशन को वापस ला सकता हूँ। एक पार्टिकल हटा एक पार्टिकल हटा के एग्जैक्टली वही पोजीशन वापस आ रही है, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो एक प्रोसेस इन विच बोथ द सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट कैन रिटर्न टू एग्जैक्टली द स्टेट दे वर इन बाय फॉलोइंग द रिवर्स पाथ, उसे हम बोल देते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल वो है जिसमें सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट कैन नॉट रिटर्न टुगेदर टू एग्जैक्टली द स्टेट दे वर इन, ठीक है। जब मैंने एक साथ रेत को हटा दिया तो उसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, और जब मैं एक एक पार्टिकल करके हटा रहा हूं तो वहां से रिवर्सिबल प्रोसेस है, वो उस स्टेट को वापस से अटेन कर रहे हैं। चलिए अब समझ लेते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक हमारा सिस्टम है ए और एक है बी और एक है सी। ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, सॉरी ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जो ये दोनों है बी और सी, ये जिसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, अगर वो इनके दोनों में कॉमन है तो बी और सी आपस में भी क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो ये कह रहा है कि इफ बॉडी सी can be in if a body C can be in a thermal equilibrium with two other bodies A and B, then A and B are in thermal equilibrium with one another। तो A और B भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे वन अनदर। ये ऐसे समझ सकते हैं आप। अगर मान लो A B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और A C के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो B और C आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे। मान लो B A के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में और B C के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो A और C आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दैट इज अ कॉन्सेप्ट। इसे कहते हैं हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसे क्या कहते हैं हम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, जो कि हमारे कुछ फंडामेंटल्स, और फंडामेंटल्स से हम अब डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में। व्हाट इज दिस वर्क? वर्क क्या है? वर्क इज नथिंग दैट इज एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफर व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ओवर डिस्टेंस। मैं कुछ डिस्टेंस, मान लो ये मेरा पेन है, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, ये इससे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम बोल देंगे वर्क हो गया, मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज ऑफन डन व्हेन अ गैस एक्सपेंड। वर्क कब किया जाता है? जबकि कोई गैस एक्सपेंड होती है या कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब वर्क हो रहा है, डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रही है अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर तो लगाना ही पड़ेगा, तभी तो पिस्टन मूव हो सकता है। जो फॉर्मूला इस वर्क के लिए आता है वो आता है माइनस पी डेल वी, मतलब कितनी वॉल्यूम चेंज हो रही है। अगर गैस की बात करें तो कितनी वॉल्यूम चेंज हो रही है जिससे वर्क हो रहा है, और माइनस पी, वेयर डब्ल्यू इज वर्क, पी इज प्रेशर एंड डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम। तो फॉर्मूला याद रखना है आपको, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल वी। अब देखते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर कर दिया जी कांस्टेंट। अब टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए सिलेंडर विद म्यू, कंसीडर ए सिलेंडर विद म्यू मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब वहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, देन इट रीचेस इट्स फाइनल स्टेट P2 V2 फ्रॉम इनिशियल स्टेट P1 V1। मतलब एक सिलेंडर हमने लिया जिसके अंदर म्यू मोल्स आइडियल गैस के हैं, म्यू
ठीक है, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रख के वॉल्यूम को इंक्रीज किया जा रहा है, तो वो P1 V1 टेम्परेचर P1 V1 कंडीशन से P2 V2 कंडीशन में चली जाती है। आप इस बार ग्राफ से भी समझ सकते हैं। फिर क्या कहता है, देन द स्टेट व्हेन प्रेशर इज P एंड चेंज इन वॉल्यूम इज लाइक V से V प्लस dV हुई है, ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, जो dW हो जाएगा वो हो जाएगा PdV, और वर्क डन आइसोथर्मल क्या आ जाएगा, V1 से V2 इसकी लिमिट कर देंगे, PdV इसको जो W है वो है, और फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन फॉर म्यू मोल्स ऑफ गैस वी नो दैट PV इज इक्वल टू म्यू RT, P आ जाएगा म्यू RT बाय V। इक्वेशन 1 से हम क्या ले लेते हैं, W आइसोथर्मल हमारे पास आ जाता है, V1 टू V2 लिमिट है, म्यू RT बाय V dV, और W रिवर्सिबल आपको हो जाएगा माइनस nRT। यहाँ आप देख सकते हैं W रिवर्सिबल का फॉर्मूला आ गया माइनस nRT ln V2 बाय V1। व्हाट इज दिस V2, व्हाट इज दिस V2, W रिवर्सिबल आपका आ गया है माइनस nRT ln V2 बाय V1। दिस V2 इज नथिंग, दैट इज फाइनल वॉल्यूम, और V1 इज इनिशियल वॉल्यूम। आप इसको लिख सकते हैं VF, V2 को लिख सकते हैं VF माइनस nRT ln VF बाय VI। उसके बाद आप ऐसे भी समझ सकते हैं, वैसे दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा वर्क डन है, उसको हमें पता है कि जो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। बिल्कुल ठीक बात भाई, P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2 अगर हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। तो हम P1 बाय P2 लिख सकते हैं V2 बाय V1 की जगह, पुट करते हैं इसमें, तो फॉर्मूला बन जाएगा W नॉट जो है W आइसोथर्मल हो जाएगा 2.303, जो ln को किया हमने चेंज, म्यू RT, ठीक है, W म्यू RT log P1 बाय P2, V2 बाय V1 की जगह मैंने क्या रख दिया, P1 बाय P2। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, वो था रिवर्सिबल, ये है इरिवर्सिबल। पहले जो हमने किया वो है आइसोथर्मल, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूं, ये हम कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में जो कि रिवर्सिबल है, और ये क्या है इरिवर्सिबल। जो सिस्टम डज नॉट नेसेसरली रिमेन इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। आप देख सकते हैं जो फॉर्मूला आ जाएगा वो W इरिवर्सिबल का आ जाएगा माइनस P एक्सटर्नल VF बाय VI। जो V एक्सटर्नल है वो है, सॉरी P एक्सटर्नल जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे है, और इस ग्राफ को आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये आपकी फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे है और ये इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है। जैसे जैसे आप इस तरफ जा रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता जा रहा है और वॉल्यूम क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। क्लियर, तो इस तरीके से आप इस बात को क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात पे मूव करेंगे। नेक्स्ट आपका फ्री एक्सपेंशन। व्हाट इज दिस फ्री एक्सपेंशन? फ्री एक्सपेंशन आल्सो नोन एज फ्री और अनरेस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन refers to a process in thermodynamics where gas expands into vacuum against zero external pressure। मतलब गैस कितना भी एक्सपेंड कर सकती है, उस पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगा हुआ है रोकने के लिए, उसे कह देते हैं फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब फ्री एक्सपेंशन, मैं रिपीट कर देता हूं, एक तरह से फ्री है एकदम से, ठीक है, एक्सपेंड होने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट फ्री एक्सपेंशन में क्या आ जाती है, मैथमेटिकली फ्री एक्सपेंशन कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। तो फ्री एक्सपेंशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दिए गए हैं, ये आपको देखने ध्यान से। वर्क डन ऑन द गैस अगर है तो W होगा 0। वर्क डन ऑन द गैस के लिए W क्या होगा, 0, क्योंकि कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा है गैस पर। ठीक है, किसके लिए, फ्री एक्सपेंशन के केस में। फ्री एक्सपेंशन के केस में वर्क डन ऑन द गैस 0 होगा, क्योंकि कोई और एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा है गैस पर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W। क्योंकि W 0 है तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, और क्योंकि W 0 है और Q भी 0 है, Q भी क्या है यहाँ पर 0, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा 0, डेल्टा U क्या हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे वर्क एक्सपेंशन फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। मान लेते हैं कि P जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर है एंड डेल्टा V इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम। वर्क डन बाय द सिस्टम जो होगा W इक्वल टू डेल U मतलब माइनस PdV। हमें पता है डेल U क्या होता है CVdt और PV क्या होता है nRT। मान लेते हैं 1 मोल की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा RT बाय V फॉर 1 मोल, फॉर
1 मोल। हमने वैल्यू पुट करी, P की वैल्यू क्या आ गई RT/V dV। हमने इसका क्या किया, इंटीग्रेशन T1 से T2 लिमिट लगाई और यहाँ पे V1 से V2 लिमिट लगाई। तो CV क्या है, कांस्टेंट, CV को ले गए इधर, ठीक है। यहाँ से R कांस्टेंट, R को ले आए बाहर, और dt/t, t का क्या हो गया ln की जगह हमने क्या लिखा log t1, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते तो log t2/t1 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया -R/CV log V2/V1। अब क्या आता है, हमें एक बात बताया कि CP माइनस CV क्या होता है, एक रिलेशनशिप होती है CP माइनस CV इक्वल टू R। CP माइनस CV इक्वल टू R। अगर CP माइनस CV इक्वल टू R है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसको क्या करेंगे, आप इसको कुछ इस तरीके से करेंगे। देखिए CP माइनस CV इक्वल टू क्या है आपका R, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को CV से डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। तो CP/CV गामा होता है, ठीक है, मोलर, इसको बोलते थे हीट कैपेसिटी रेशियोज, ठीक है। और CP/CV हो गया 1 और R/CV, ठीक है, जो माइनस था उसको सेट किया तो -R/CV हो जाएगा 1 माइनस गामा। तो यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, जो ऊपर इक्वेशन आई है उसकी हो जाएगी log T2/T1 इक्वल टू 1 माइनस गामा log V2/V1। तो यहाँ से इक्वेशन बन के आती है T2/log से log कैंसिल, तो T2/T1 इक्वल टू, इस पावर को इधर ले जाते हैं, ठीक है, V1/V2 हमने क्या किया, इसको गामा -1 कर दिया, तो जो माइनस था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया V1/V2। क्या बन गया, V1/V2। तो T2/T1 V1/V2 की पावर गामा -1, तो T1/T2 V2/V1 की पावर गामा -1। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं P1V1/P2V2 इक्वल टू V2/V1 की पावर गामा -1, ठीक है। तो T1 को मैंने क्या लिखा है, आपको एक इक्वेशन पता है P1V1 बाय, देखिए P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2। भाई PV इक्वल टू होता है nRT, ठीक है, T को इधर ला सकता हूँ PV/T, इस तरीके से है ना। तो P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2। अब मुझे क्या दिख रहा है, T1 और T2 और उनका रेशियो, तो T1 को इधर ले जाता हूँ तो ये बन जाता है P1V1/P2V2 इक्वल टू क्या हो जाता है T1/T2, और मैंने T1/T2 की वैल्यू यहाँ पे रख दी, जो कि हो गई P1V1/P2V2। और इक्वल टू में क्या चल रहा है, इक्वल टू में चल रहा है V2/V1 की पावर गामा -1। तो इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई P1V1 की पावर गामा। इसको सॉल्व करा हमने तो ये बन गया, देखो मैं दिखा देता हूं आपको, P1V1/P2V2 और अपॉन में आप देख सकते हैं इक्वल टू में, सॉरी, V2/V1 की पावर गामा -1। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ P1.V1 और P2.V2, ठीक है जी, इक्वल टू में लिख सकता हूँ V2/V1, V2 की पावर भी गामा -1 और V1 की पावर भी गामा -1। इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इधर पूरा नहीं करता हूँ, सिर्फ V1/V2 को, तो P1 डिवाइड बाय P2 और इधर आ जाएगा V2 की पावर गामा -1 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा V2 और इधर आ जाएगा V1 की पावर गामा -1 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा V1 और V2 की पावर क्या है 1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, तो V2 की पावर गामा -1 प्लस 1 और V1 की पावर गामा -1 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल। उसके बाद क्या बचा है यहाँ पे V2 की पावर गामा और V1 की पावर गामा, V2 की पावर भी गामा और V1 की पावर भी गामा, तो P1 डिवाइड बाय P2, P1 डिवाइड बाय P2 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो P1 डिवाइड बाय P2 को हम लिखेंगे V2 बाय V1 की पावर गामा। अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, मतलब PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं P1 V1 की पावर गामा और P2 V2 की पावर गामा और PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात, वर्क एक्सपेंशन फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। T1/T2 को हम लिख सकते हैं, जो हमारा आया था V2/V1 की पावर गामा -1। तो जो T1/T2 अगर हमारा आया है V2/V1 की पावर गामा -1, तो हमें पता है PV इज इक्वल टू होता है nRT, 1 मोल के लिए PV इज इक्वल टू RT। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ V2 तो ये लिखना पड़ेगा P2 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा V2 को लिखना पड़ेगा RT2/P2। क्या लिखना पड़ेगा RT2/P2। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ V1 तो मुझे लिखना पड़ेगा RT1/P1।
P1। तो इस V2 की वैल्यू को यहाँ पे और V1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब मैंने V2 की वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो मेरे पास आया RT2 बाय P2 अपॉन RT1 बाय P1 की पावर गामा -1। इसको सॉल्व करने पे बना P1 बाय P2 डॉट T2 बाय T1 की पावर गामा -1। तो T1 बाय T2 की पावर गामा इज इक्वल टू P1 बाय P2 पावर गामा -1। तो ये बन गया P2 बाय P1 की पावर 1 माइनस गामा। Thus by knowing gamma P1 and P2, T1 and T2 can be calculated for n moles। तो W आइडिया क्या बन गया, NRTF by NSTI और 1 माइनस गामा। गामा इज नथिंग, दैट इज हीट कैपेसिटी रेशियोज। ठीक है, दैट इज हीट कैपेसिटी रेशियोज। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, गामा और ये सारी बातें। नेक्स्ट आता है एक एग्जांपल। एग्जांपल क्या कह रहा है, एग्जांपल कह रहा है कि कैलकुलेट करके दिखाइए वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस इफ द इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर T1 दे दिया एंड द फाइनल टेम्परेचर T2 दे दिया। T1 T2 दे दिया, वर्क डन निकालना है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, T1 T2 दे दिया यूजिंग द फॉर्मूला W इज इक्वल टू R अपॉन गामा -1 T1 माइनस T2। अब उसने कहा आइडियल गैस है, ठीक है, यूजिंग द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस W इज इक्वल टू R अपॉन गामा -1 T1 माइनस T2। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो W इज इक्वल टू R अपॉन गामा -1, T1 की वैल्यू 300 और T2 की वैल्यू 200। जब T1 की वैल्यू 300 और 200 को मैंने पुट किया तो ये बन गया W इज इक्वल टू 100 R अपॉन गामा -1। देयरफॉर जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा 100 R अपॉन गामा -1। इसी टर्म्स में उसने आंसर पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। उसने कहा एक सैंपल है आइडियल गैस का, अंडरगोज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक का मतलब बताइए, नो हीट फ्लो। If the initial temperature is 500 Kelvin and the final temperature is 200, मतलब T1 दे दिया जी 500, what is the ratio of the initial volume to the final volume? भाई वाह, उसने पूछा V1 से V2 का रेशियो बता दो। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मुझे ये रेशियो बता दीजिए। रेशियो हम बता देते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं रेशियो, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो यहाँ पे होगा फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि कोई हीट एक्सचेंज नहीं है विद द सराउंडिंग, देयरफॉर यूजिंग द इक्वेशन T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1, जहां पर T1 एंड V1 इनिशियल टेम्परेचर और वॉल्यूम है, T2 और V2 फाइनल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और गामा इज द हीट कैपेसिटी रेशियो ऑफ द गैस। गिवन दैट इनिशियल टेम्परेचर T1 इज 500 Kelvin and the final temperature T2 is 250 Kelvin and assuming gamma is 5/3 for an ideal monoatomic gas। तो हम क्या मान लेते हैं कि जो गैस है वो आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, तो गामा हो जाएगा 5/3। We can solve for the ratio of the initial volume to the initial volume using this equation। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन क्या है, T1 V1 की पावर गामा -1 और गामा की वैल्यू क्या है 5/3। जब 5/3 -1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये आ चुका आपका 2/3। ठीक है जी। सेम यहाँ पे आ जाएगा T2 V2 की पावर 2/3। फिर हमने टेम्परेचर की वैल्यू रख दी 500 V1 2/3 और 250 V2 2/3। तो V1 की पावर 2/3 और इस 500 को लिया नीचे, तो ये हो गया 1/2 इंटू V2 की पावर 2/3। जब मैंने इस तरीके से लिखा तो मैं एक साथ कॉमन लिख सकता हूँ V1 V2 की पावर 2/3 और इधर आया 1/2। मैं इसको लिख सकता हूँ V1 बाय V2 और 1/2 की पावर 3/2। 1/2 की पावर क्या हो चुकी है 3/2। जब 1/2 की पावर 3/2 मतलब 1/2 की पावर 1.5, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4। जिसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4। देयरफॉर जो रेशियो है इनिशियल वॉल्यूम का फाइनल वॉल्यूम के लिए वो है 1/4। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट बात है वर्क एक्सपेंशन फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन में क्या रहता है, जो वर्क डन है वो 0 रहता है, क्योंकि डेल्टा U 0 होता है, डेल्टा H 0 रहता है, डेल्टा T 0 और डेल्टा U भी 0। वर्क इन फ्री एक्सपेंशन एक्सटर्नल प्रेशर इज 0। ठीक है जी। इन इंटरमीडिएट एक्सपेंशन द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 से V2 अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल। अब क्या होगा, ध्यान से समझिए। जब W हमारा क्या है माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस P1, तो माइनस P एक्सटर्नल की जगह मैं V2 माइनस P1 की जगह रख सकता हूँ RT2 बाय P2 माइनस RT1 बाय P1। तो माइनस P एक्सटर्नल V2 की जगह मैंने क्या रख दिया T2 P1 और T1 P2। ठीक है,
T2 P1 T1 P2 एलसीएम ले लिया और नीचे हो गया P1 P2 इंटू में R। तो W क्या है, W हो गया आपका CV T2 माइनस T1 और माइनस RP एक्सटर्नल T2 P1 माइनस T1 P2 और P1 P2। ये एक फॉर्मूला निकल के आया है। अब बस क्या करना, इस तरीके से हमें कर सकते हैं फॉर्मूले का यूज। नेक्स्ट बात आती है हीट। अभी हीट क्या है? हीट इज द एनर्जी ट्रांसफर दैट अकर्स ड्यू टू अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, हीट कहां से कहां फ्लो करती है? हॉट टू कोल्ड। चाय गर्म होती है या ठंडी होती है? गर्म। ठंडी, गर्म से ठंडी, ठीक है। तो हीट जो ट्रांसफर करती है वो टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना। जैसे मान लीजिए एक रोड आपने ली और ये रोड इस साइड से गर्म है, या ये रोड पूरी गर्म हो रखी है, मान लीजिए लगभग 79 डिग्री सेल्सियस। आपके हाथ का टेम्परेचर है मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस। अब ये रोड गर्म है, हीट है मतलब इसके अंदर। जैसे आपने रोड को टच किया आपको गर्म लगेगा, क्यों? क्योंकि हीट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। समझ रहे हो? इस तरीके से तो हीट को ट्रांसफर किया जा सकता है कंडक्शन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा और रेडिएशन के द्वारा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हीट क्या है? आपकी एनर्जी ट्रांसफर है जो होता है टेम्परेचर डिफरेंस जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है, तभी ही आपका क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर जो होता है टेम्परेचर डिफरेंस जब होगा। तो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। केमिस्ट्री में जो हीट है इज ऑफन इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन एंड चेंजेस इन टेम्परेचर। द फॉर्मूला फॉर हीट इज Q इक्वल टू MC डेल्टा T। ये आपको ध्यान रखना है, Q इक्वल टू MC डेल्टा T। जो Q है वो हीट है, जो M है वो मास है, जो C है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और जो डेल्टा T है वो चेंज इन टेम्परेचर है। जो डेल्टा T है वो क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना हीट के लिए। नेक्स्ट टर्म आ जाती है बेसिक जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उन्हें हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाती है डेल्टा U। नेक्स्ट क्या आ जाती है? डेल्टा U। डेल्टा इज नथिंग दैट इज द इंटरनल एनर्जी। जो क्या है? इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी जो क्या है वो क्या है? सम है काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, या फिर जो कोई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, या फिर कोई और केमिकल एनर्जी है, या फिर कोई एनर्जी है, उस सभी का सम क्या है? इंटरनल एनर्जी। तो सभी का सम क्या है? इंटरनल एनर्जी। मतलब मैं क्या कह सकता हूं, जो इंटरनल एनर्जी है वो सम है सारी चीजों का। किस किस का? जैसे मैंने यू से इंटरनल एनर्जी को दिखाया, तो वो ई केमिकल हो, या ई इलेक्ट्रिकल हो, या ई रेडिएशन वाली हो, या फिर ई पोटेंशियल हो, या फिर ई काइनेटिक हो, ठीक है। मतलब कोई सी भी एनर्जी हो, उन सभी का सम जो होता है उसे बोल देते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, मीनिंग ये डिपेंड करेगा ओनली ऑन द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम। मतलब कि किस तरीके से फाइनल स्टेट अटेन हुई है उस बात पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है, ठीक है। नॉट ऑन हाउ इट रीच्ड दैट स्टेट। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा मतलब डेल्टा यू एक सिस्टम का, वो इक्वल रहेगा हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब डेल्टा यू जो रहेगा वो Q माइनस W के इक्वल रहेगा। ये है फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी का। रिपीट कर देता हूं, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस W। डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस W। नेक्स्ट आ जाता है एक एग्जांपल। A gas expands from an initial pressure of 4 atmosphere, ठीक है जी, प्रेशर दे दिया इनिशियल, टू अ फाइनल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, मतलब P2 दे दिया 1 एटमॉस्फेयर एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम 3 लीटर, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है जो कि 3 लीटर है। इफ द गैस रिलीज 300 जूल, मतलब Q दे दिया 300 जूल। इतनी हीट रिलीज करिए ड्यूरिंग द प्रोसेस, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब डेल्टा यू जो होता है वो होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस W। डेल्टा यू क्या होता है? Q माइनस W। अगर डेल्टा Q माइनस W तो आंसर दे देते हैं। गिवन है हमें इनिशियल प्रेशर P1 जो कि 4 एटमॉस्फेयर है, फाइनल प्रेशर P2 जो कि 1 एटमॉस्फेयर है, और वॉल्यूम गिवन है 3 लीटर जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, जो कि क्या है? एक कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है जी। अगर वॉल्यूम हमें 3 लीटर गिवन है जो कि एक कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो उसके बाद हमें दिया हुआ हीट रिलीज मतलब Q है 300 जूल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम? डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूं, एक सेकंड दीजिए, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूं तो बात क्या आती है? सिंस द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब डेल V 0, मतलब प्रोसेस हो चुकी है आइसोकोरिक।
मतलब प्रोसेस कैसी होगी है, आइसोकोरिक। प्रोसेस आइसोकोरिक हो रहा है डेल्वी 0 पे, तो वर्क होगा ही नहीं कुछ, क्योंकि W इज इक्वल टू माइनस पी डीवी, और डीवी हो गया 0, तो W हो गया 0, मतलब वॉल्यूम की वजह से वो W हो गया 0। सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला, W हो गया 0, तो डेल्टा U डिपेंड करेगा Q पे, तो डेल्टा U आ जाएगा 300 जूल माइनस 0 इक्वल टू 300 जूल। देयरफॉर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस होगी वो होगी 300 जूल। कितनी हो जाएगी वो भी, 300 जूल। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट बात क्या कहती है आपकी, नेक्स्ट है आपका ये आ गया 300 जूल। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैस एक्सपेंड कर रही है फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर टू ए वॉल्यूम ऑफ 8 लीटर। ठीक है जी, V1 दे दिया, V2 दे दिया, गैस एक्सपेंड कर रही है। एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, बढ़ रही है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है, मतलब गैस डज 500 जूल ऑफ वर्क, मतलब वर्क डन भी दे दिया, तो वर्क डन आइसोथर्मल एक्सपेंशन का केस है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी ऑफ द गैस। चलिए कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन बाय द गैस इज गिवन बाय द इक्वेशन W इज इक्वल टू माइनस पी डेल V। मतलब इस तरीके से हम वर्क डन निकाल सकते हैं जब वर्क डन बाय द गैस हो, क्योंकि गैस एक्सपेंड हो रही है तो गैस ने वर्क किया, सिस्टम ने वर्क नहीं किया। ठीक है, मतलब सिस्टम पर वर्क नहीं हुआ, सिस्टम ने वर्क किया। ठीक है, since the process is at constant temperature, the change in internal energy delta U is given by delta U is equal to Q minus W। delta U is equal to Q minus W। अगर delta U Q minus W के इक्वल है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो Q है वो हीट है एब्जॉर्ब बाय द गैस। जो हीट गैस ने एब्जॉर्ब करी है एक्सपेंशन के लिए उसे हम क्या कहेंगे, Q। यहाँ पर V1 से वॉल्यूम V2 गई है और उस तरीके को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सिंस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट देयर इज नो हीट ट्रांसफर, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट ट्रांसफर तो नहीं होगी। देयरफॉर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू द वर्क डन। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो वर्क डन के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। वो कितना आ गया आपका, माइनस 500 जूल। कितना आ चुका है, माइनस 500 जूल। तो ये आपका हो गया वर्क डन। नेक्स्ट आपका आता है एंथैल्पी। अब ये एंथैल्पी क्या है समझिए ध्यान से। एंथैल्पी को डिनोट करेंगे H से। हमने पढ़ा इंटरनल एनर्जी जिसको U से डिनोट क्या किया, हम पढ़ रहे हैं एंथैल्पी जिसको H से डिनोट कर रहे हैं। W होता है वर्क और Q होता है हीट। Q क्या होता है, हीट। एंथैल्पी को डिनोट करते हैं H से। एंथैल्पी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जो रिप्रेजेंट करती है टोटल हीट कंटेंट। टोटल हीट हो सकता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन की फॉर्म में, और U मतलब इंटरनल एनर्जी फॉर्म में। तो H क्या है, U प्लस PV। H क्या होगा आपका, U प्लस PV। एट कांस्टेंट प्रेशर जो चेंज इन एंथैल्पी है वो रिलेट कर सकती है हीट ट्रांसफर से, डेल्टा H इक्वल टू QP इस तरीके से। और आप देख सकते हैं हम नेक्स्ट हीट कैपेसिटी। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एंथैल्पी। रिपीट कर देता हूँ, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जो रिप्रेजेंट करती है, जो क्या रिप्रेजेंट करती है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। टोटल हीट कंटेंट मतलब H इक्वल टू U प्लस PV। एट कांस्टेंट प्रेशर जो चेंज इन एंथैल्पी रहेगी वो रिलेट करेगी हीट ट्रांसफर से, कैसे, डेल्टा H इक्वल टू QP। हीट कैपेसिटी क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया था आपको W, Q और C ये क्या है, पाथ फंक्शंस। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। हीट कैपेसिटी किसी भी बॉडी क्या होती है कि कितनी हीट उसे चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस या एक सर्टेन अमाउंट की हीट को इंक्रीज करने के लिए। मतलब हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय सर्टेन अमाउंट। उसे हम क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला क्या रहेगा हीट कैपेसिटी का, C इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा T। मतलब कितनी हीट हमें देनी पड़ रही है टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, दैट इज हीट कैपेसिटी। मान लीजिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q डिवाइड बाय T2 माइनस T1, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज हीट कैपेसिटी। यहां पर C हीट कैपेसिटी है, Q हीट है और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है। डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब Cp। It is defined as the amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius at constant pressure। 1 डिग्री सेल्सियस किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट चाहिए उसे कहेंगे हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब Cp। Cp जो रहेगा वो होगा करली H बाय करली T का P, मतलब करली H बाय करली T और कांस्टेंट प्रेशर पर। यहाँ पे Cp है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर
करली एच बाय करली टी है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे हम कह देते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। नेक्स्ट आता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब सीवी। अब सीवी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। फिर से रिपीट कर देता हूं, दोनों के केस में क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब सीवी क्या हो जाएगा, करली यू बाय करली टी का वी, मतलब करली यू इंटरनल एनर्जी का डेरिवेटिव, एक तरीके से डिफरेंशिएशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसे हम क्या कह देंगे, सीवी। यहाँ पे सीवी है आपकी हीट का उपस्थिति एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और करली यू बाय करली टी है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो डी है वो कंप्लीटली, जो डी है वो रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट डेरिवेटिव, और जो करली है ये रिप्रेजेंट करता है पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, और लास्ट वाली में हुआ था कांस्टेंट प्रेशर पे। अब नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या कहता है? स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्यू क्या हो जाता है, सीएम डेल्टा टी। क्यू का फॉर्मूला क्या है, सीएम डेल्टा टी। यहाँ पे सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्यू इज हीट, आप इसको कैपिटल क्यू लिख सकते हैं, और एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, और डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट आपकी आ जाती है नेक्स्ट डेफिनेशन, मुझे एक सेकंड दीजिए, आप देख सकते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी में आप देख सकते हैं, देखिए तो जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो क्या है, सीएम। सीएम को कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत इजी है, काफी इजी। मोलर हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। देखो हीट कैपेसिटी क्या है, जितनी हीट रिक्वायर्ड हो टेम्परेचर को रेज करने के लिए एक सर्टेन लिमिट में। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मोलर मतलब 1 मोल, क्या, जितना 1 मोल कोई सब्सटेंस लिया उसके टेम्परेचर को राइज करना है बाय सर्टेन अमाउंट, और जितनी हीट हमें देनी पड़ेगी उसे हम कह देंगे मोलर हीट कैपेसिटी। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज कैलकुलेटेड डिवाइडिंग द हीट कैपेसिटी बाय द नंबर ऑफ मोल्स। द फॉर्मूला फॉर मोलर हीट कैपेसिटी इज Cm इक्वल टू Q बाय N। तो आप ऐसे कह सकते हैं, जो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला मैं वो आपको दिखा देता हूँ। जो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, C इक्वल टू Q बाय डेल्टा टी। मतलब हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि आप, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है आप कितनी हीट दे रहे हो टेम्परेचर चेंज करने के लिए। मतलब आपने कितनी हीट दी टेम्परेचर को T2 मतलब T1 से T2 ले जाने के लिए। अगर आप इसको नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाता है, मोलर हीट कैपेसिटी। अब देखिए आप, अगर मैंने क्या किया, ये लिखा C को डिवाइड किया N से, तो मेरे पास आ गया Cm, और C की वैल्यू है Q बाय डेल्टा T इंटू N। मतलब आप लिख सकते हो Q T2 माइनस T1 इंटू N। तो Cn की जो वैल्यू है वो है Q T2 माइनस T1 इंटू N। N इज नथिंग, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। Q क्या है, हीट। T क्या है, टेम्परेचर। Cm क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। व्हाट इज दिस Cm, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर उससे पहले आप समझ लेते हैं डेल्टा टी इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, और Q इज हीट, और डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, Q इज हीट एंड N इज नंबर ऑफ मोल्स, और Cm इज मोलर हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। अब Cp और Cv क्या थी, Cp हीट कैपेसिटी, C मतलब हीट कैपेसिटी, T मतलब प्रेशर। तो Cp था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यही था या गलत है, Cp था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर, P फॉर प्रेशर। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम Qv जो होता है वो होता है Cv डेल्टा T, V इक्वल टू du, ठीक है जी। और एट कांस्टेंट प्रेशर Qp जो होता है वो होता है Cp डेल्टा T, V इक्वल टू डेल्टा H। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं करली U बाय करली T का P ये होता है Cv। देखिए करली U बाय करली T का, आप यहाँ पे देख सकते हैं Cp क्या है, Cv है आपकी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, करली H बाय करली T का P, और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है करली U बाय करली T का V। करली U बाय करली T का V उसे हम क्या कह देते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो
अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप 3 फॉर्मूले देख सकते हो। कांस्टेंट वॉल्यूम QV, QV इज इक्वल टू क्या होगा, CV डेल्टा TV इज इक्वल टू डेल्टा U, और कांस्टेंट प्रेशर एज QP, तो QP इज इक्वल टू क्या हो गया, CP डेल्टा TV इज इक्वल टू डेल्टा H। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो V है वो वॉल्यूम है, ठीक है, P है जो प्रेशर है, T है जो वो टेम्परेचर है, U इंटरनल एनर्जी है, H इज एंथैल्पी, R इज गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा C है वो होगा करली U बाय करली T का V, करली U बाय करली T का V, कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, तो यहाँ V रखना है CV के लिए, और करली H बाय करली T का P, ये CP होगा, ठीक है, यहाँ P रखना है। तो QV हमने निकाल लिया, CV डेल्टा T, एक सेकेंड, CV डेल्टा T, ठीक है, CV डेल्टा T V डेल्टा U। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमें पता लग गया QV, एट कांस्टेंट प्रेशर QP पता लग गया, फॉर ए मोल ऑफ एन आइडियल गैस डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, ठीक है जी। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा RT, क्योंकि PV इज इक्वल टू होता है nRT n मोल्स के लिए, और PV इज इक्वल टू हो जाएगा RT 1 मोल के लिए, जब n की वैल्यू क्या है 1। नेक्स्ट बात आ जाती है कि डेल्टा H, नेक्स्ट जो बात आती है वो आ गई डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा RT, R कांस्टेंट है तो डेल्टा से बाहर आ गया, तो ये बन गया डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा U, डेल्टा H की वैल्यू यहाँ से और डेल्टा U की वैल्यू यहाँ से हमने पुट की, तो ये आ चुकी है आपकी CP डेल्टा TV, ठीक है जी, और ये आ चुकी है CV डेल्टा TV प्लस R डेल्टा T। तो यहाँ से जब आप कैंसिल आउट कर देंगे सारे पार्ट्स को, तो ये बचेगा CP इज इक्वल टू CV प्लस R, CP इज इक्वल टू CV प्लस R, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये आपकी एक रिलेशन आ चुकी है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R। और आपको पता ही है कि जो CP बाय CV होता है वो होता है गामा, CP बाय CV क्या होता है, गामा। अगर CP बाय CV गामा है तो इसका मतलब आप उस रिलेशनशिप का यूज यहाँ भी कर सकते हैं, मतलब आप क्या कर सकते हैं, इस होल इक्वेशन को CV से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब CP बाय CV माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा R बाय CV। तो आप यहाँ पे रख सकते हैं CP बाय CV क्या हो जाता है गामा, और गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा R बाय CV। इस तरीके से आप एक रिलेशनशिप और बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे हमने पढ़ा सिस्टम, उसके बाद हमने पढ़ा सराउंडिंग, हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था, और थर्मोडायनेमिक्स की कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी, सिस्टम पढ़ा, सराउंडिंग पढ़ी, टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े, उसके बाद वॉल्स होती है सिस्टम में वो पढ़ी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वर्क के बारे में। फिर हमने कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे, जैसे एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, हीट हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी हो गया, एटसेट्रा। ये सभी बातें हमने कवर की। ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इन सभी बातों को माइंड में रखना है, ताकि आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस अटेंड हो सके। और लास्ट में हमने एक रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV, और इसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, जिन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। और रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखनी है CP माइनस CV इज इक्वल टू R, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और CP इज इक्वल टू CV प्लस R, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।